वेलकम स्टूडेंट्स। ऑपरेशन रिसर्च की सीरीज़ में हम लोग आज जॉब सीक्वेंसिंग डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियोस में मैंने ऑपरेशन रिसर्च में कई सारे टॉपिक्स डिस्कस हम लोगों ने किया है। आज के इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम लोग जॉब सीक्वेंसिंग डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जॉब सीक्वेंसिंग होता क्या, व्हाट इज़ जॉब सीक्वेंसिंग। तो द सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम deals with determining an optimum sequence of performing a number of jobs by a finite number of machines or service facilities according to some predefined या pre-assigned order so as to optimize the output. स्टूडेंट्स, जॉब सीक्वेंसिंग में हम क्या करते हैं कि जॉब को इस तरह से हमें असाइन करना है कि आउटपुट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। आउटपुट क्या कर सकते हैं? ऑप्टिमाइज़ करते हैं। इसके लिए क्या है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो जॉब सीक्वेंसिंग में है वो ये है कि जॉब्स को किस ऑर्डर में मशीन के पास भेजा जाए कि मशीन का टाइम कम से कम वेस्टेज जाए या मशीन का टाइम कम से कम आइडियल रहे। आइडियल का मतलब वेस्टेज ऑफ टाइमिंग ऑफ मशीन। क्लियर ना? तो नंबर ऑफ़ जॉब्स होंगे, नंबर ऑफ़ मशीन्स होंगे। क्लियर ना? अगर नंबर ऑफ़ जॉब्स 5 है तो मशीन भी 5 होंगे। पॉसिबिलिटीज़ है इसकी, ठीक है ना? तो नंबर ऑफ़ जॉब्स को नंबर मशीन में क्या करना है, हमें असाइन करना है। हर मशीन का अपना टाइम होता है। एवरी मशीन हैज़ इट्स ओन ऑपरेटिंग टाइम। क्लियर ना? तो जॉब्स को किस ऑर्डर में मशीन्स को पास किया जाए ताकि मशीन का टाइम कम से कम आइडियल हो, कम से कम मशीन का टाइम वेस्ट हो, ये जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम में कहता है। ओके स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव देखिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम, इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ द मिनिमाइजेशन ऑफ elapsed time between the completion of first and last job in a particular order. ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉब सीक्वेंसिंग ये है कि जॉब सीक्वेंसिंग में जितनी मशीन्स लगी हुई हैं, फर्स्ट मशीन टू लास्ट मशीन, क्लियर ना? फर्स्ट मशीन से लास्ट मशीन के बीच के टाइम को क्या करना है, कम से कम टाइम में क्या करना है, जॉब को कंप्लीट करना है। और मशीन्स के बीच का, फर्स्ट मशीन टू लास्ट मशीन के बीच के टाइम को मिनिमाइज़ करना है। क्या करना है? मिनिमाइज़ करना है। अगर हमने फॉर एग्जांपल 5 मशीन्स लगी हैं तो फर्स्ट मशीन टू फिफ्थ मशीन, तो फर्स्ट मशीन टू फिफ्थ मशीन के बीच का जो टाइम है उससे हम क्या मिनिमाइज़ करेंगे। अगर उसको मिनिमाइज़ कर देंगे इसका मतलब क्या हो गया, हमने जॉब सीक्वेंसिंग को ऑप्टिमम कर दिया, ठीक है, ऑप्टिमाइज़ कर दिया। क्लियर ना? तो मेन फोकस जो जॉब सीक्वेंसिंग में ये होता है, मेन फोकस या मेन ऑब्जेक्टिव जो जॉब सीक्वेंसिंग में ये होता है कि जॉब्स को किस ऑर्डर में मशीन को पास किया जाए कि मशीन का टाइम कम से कम वेस्ट हो। द मेन या द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट द ऑर्डर असाइन बाय द जॉब्स को इस तरह से जॉब असाइन किया जाए, जॉब्स को इस तरह से ऑर्डर में अरेंज किया जाए ताकि मशीन का टाइम कम से कम वेस्ट जाए या मशीन कम से कम आइडियल रहे। क्लियर ना? ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। इससे पहले बहुत सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं, किसी में कुछ प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव था, किसी में कोई ऑब्जेक्टिव था, बट इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, तो फर्स्ट मशीन टू लास्ट मशीन के बीच का टाइम को मिनिमाइज़ करना है। ठीक है ना? नंबर ऑफ़ मशीन्स, द नंबर ऑफ़ मशीन्स रेफर टू द नंबर ऑफ़ सर्विस फैसिलिटीज़ डेट विच अ जॉब मस्ट पास बिफोर इट इज़ एज्यूम्ड टू बी कम्प्लीट। का मतलब ये है कि जॉब सीक्वेंसिंग में जितने मशीन इन्वॉल्व होंगे उसको नंबर ऑफ़ मशीन्स कहते हैं। क्लियर ना? अगर 5 मशीन्स लगे हुए हैं तो 5 मशीन्स को जो काम असाइन होगा वो 5 मशीन्स को क्या करना पड़ेगा, अपने काम को कंप्लीट करना पड़ेगा। क्लियर ना? तो नंबर ऑफ़ मशीन्स इन्वॉल्व इन अ जॉब प्रोसेसिंग इज़ कॉल्ड नंबर ऑफ़ मशीन्स। क्लियर? प्रोसेसिंग टाइम, दिस इज़ द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ जॉब ऑन ईच मशीन। हर एक मशीन का क्या होता है,
प्रोसेसिंग टाइम क्या होता है, डिफाइंड होता है। तो जिस मशीन पे जिस जॉब के लिए जो टाइम असाइन है उतना ही टाइम में उस जॉब को उस मशीन क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है। क्लियर ना? प्रोसेसिंग टाइम। प्रोसेसिंग ऑर्डर, दिस रेफर्स टू द ऑर्डर सीक्वेंस इन विच मशीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन द जॉब। प्रोसेसिंग ऑर्डर का मतलब यह है कि मशीन के पास जो जॉब्स जाएगा वो किस में जाएगा, ऑर्डर में जाएगा। क्या जाएगा, ऑर्डर में। जिस ऑर्डर में जॉब्स को सेंड किया जाएगा उसी ऑर्डर में मशीन्स क्या करेगा, उसे प्रोसेसिंग करेगा। क्लियर ना? तो अगर ऑप्टिमल ऑर्डर में जॉब्स को मशीन पे हम पास करेंगे, सेंड करेंगे, तो प्रोसेसिंग टाइम भी कम लगेगा और इलेप्स टाइम भी क्या लगेगा, कम लगेगा। क्लियर ना? आइडियल टाइम ऑन अ मशीन, दिस इज टाइम ड्यूरिंग विच अ मशीन डज नॉट हैव अ जॉब टू प्रोसेस। आइडियल टाइम का मतलब ये होता है कि मशीन के पास जब कोई जॉब नहीं है काम करने के लिए, फ्री वेस्टेज ऑफ टाइम, मतलब वेस्ट में मशीन घूम रही है, कोई काम नहीं कर रहा, उसके पास कोई जॉब नहीं है, तो उसको कहते हैं आइडियल टाइम, वेस्टेज टाइम ऑफ मशीन। क्लियर ना? तो दिस इज द टाइम ड्यूरिंग विच मशीन डज नॉट हैव अ जॉब टू प्रोसेस। किसी मशीन के पास ऐसा भी होता है कि प्रोसेसिंग के लिए जॉब नहीं होता है, तो वो क्या होता है, उसका आइडियल टाइम होता है। टोटल इलेप्स टाइम, दिस इज द टाइम इंटरवल बिटवीन स्टार्टिंग द फर्स्ट जॉब and complete the last job, including the ideal time in a particular order by the given set of machines. clear ना? टोटल elapsed टाइम का मतलब होता है कि फर्स्ट मशीन के स्टार्ट तक लास्ट मशीन के कंप्लीशन तक। ठीक है ना? फर्स्ट मशीन का के स्टार्टिंग से लग के लास्ट मशीन की कंप्लीशन, तो जो इन बिटवीन टाइम होता है उसी को elapsed टाइम कहते हैं, जिसमें क्या होता है, आइडियल टाइम भी इंक्लूडेड होता है। क्या होता है, आइडियल टाइम इंक्लूडेड होता है। क्लियर ना? फॉर एग्ज़ाम्पल 5 मशीन्स लगी हुई हैं, जब क्योंकि ये ऑर्डर में है, मान लीजिए मशीन 5 मशीन M1 M2 M3 M4 M5 सपोज किया मैंने, तो M1 M2 M3 M4 M5 ये मशीन का ऑर्डर है। तो सबसे पहला काम मशीन M1 पे होगा, फिर 2 पे होगा, फिर 3 पे होगा, फिर 4 पे होगा, फिर 5 पे होगा। मशीन 1 इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, मशीन 5 विल बी द कंप्लीशन मशीन। क्लियर ना? जब मशीन 1 काम करेगा तो बाकी 2 3 4 5 क्या है, आइडियल कंडीशन में होगा, उस पर कोई काम नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, वो क्या होगा, वो घूमता रहेगा, उसका कोई जॉब नहीं होगा। जॉब कब होगा, जब मशीन 1 काम कर लेगा, मशीन 2 को भेजेगा। ठीक है ना? फिर मशीन 2 क्या 3 को भेजेगा। तो जब तक मशीन 2 3 को नहीं भेजेगा तब तक मशीन 3 4 5 क्या, वो आइडियल कंडीशन में होता है। क्लियर ना? इस तरह से मशीन काम करता रहता है। No passing rule. This refers to a rule of maintaining the order in which jobs are to process a given machine. This means that passing is not allowed. इसका मतलब ये होता है कि मशीन ऑर्डर में लगी हुई है, जॉब्स प्री डिफाइन ऑर्डर में जॉब्स मशीन को असाइन किया हुआ है, तो इसमें ऐसा कभी नहीं होगा कि मशीन 1 क्या करेगा, मशीन 1 2 के बजाय 3 मशीन को जॉब असाइन करेगा, ऐसा नहीं होता। पासिंग इज़ नॉट अलाउड का मतलब मशीन 1 अपना जब काम कर लेगा तो मशीन 2 ही को देगा, मशीन 3 को नहीं दे सकता है। इसी को कहते हैं नो पासिंग अलाउड। ठीक है ना? मशीन जब 2 अपना काम कर लेगा तो 3 को भेजेगा, ये नहीं कि मशीन 2 काम कर लिया 3 को नहीं भेज के 4th को भेज देगा, ठीक है, या फिर 5th को भेज देगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जॉब सीक्वेंसिंग में पासिंग रूल क्या है, एप्लीकेबल नहीं है। सीक्वेंस में मशीन लगी हैं और सीक्वेंस या ऑर्डर में जॉब जा रही हैं, तो उसी ऑर्डर में जॉब जाएंगी, उसी ऑर्डर में मशीन काम करेगा उस पर। क्लियर ना? अब जो हम ऑर्डर बनाते हैं जॉब्स का, वो किसी न किसी मेथड को फॉलो करके बनाते हैं। जिस मेथड को फॉलो करते हैं उससे हम जॉनसन रूल कहते हैं। क्या कहते हैं? जॉनसन रूल कहते हैं। क्लियर ना? तो जॉनसन रूल होता क्या, वो देख लिया। कंसिडर देयर आर जॉब्स 1 2 3 to n। मान लीजिए कि 1 to n जॉब्स हैं टू बी प्रोसेस थ्रू ए मशीन। ठीक है ना? n जॉब्स को ए मशीन में प्रोसेस करना है। ठीक है ना? द ऑब्जेक्टिव इज़ टू फाइंड ए फिजिबल सोल्यूशन सच दैट टोटल इलेप्स टाइम इज मिनिमम। क्या करना है, n जॉब्स को ए मशीन पे इस तरीके से असाइन करना है कि इलेप्स टाइम कम से कम हो। इलेप्स टाइम कम से कम हो, इलेप्स टाइम मतलब होता है स्टार्टिंग टू कंप्लीशन टाइम कम से कम हो। तो स्टार्टिंग टू एंड कंप्लीशन द जॉब जब होगा जब हम क्या करेंगे,
जॉब्स को एक प्रीडिफाइंड ऑर्डर में भेजेंगे। क्लियर ना? दिस मेथड वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग जॉनसन मेथड। हम क्या कर सकते हैं, इलेप्स टाइम को मिनिमम करने के लिए हमें जॉनसन मेथड यूज़ करना पड़ेगा। दिस मेथड प्रोवाइड्स सॉल्यूशंस टू n जॉब 2 मशीन, n जॉब 3 मशीन एंड 2 जॉब्स m मशीन, n जॉब्स m मशीन भी हो सकता है। क्लियर ना? तो दिस मेथड प्रोवाइड्स सॉल्यूशन टू n जॉब्स 2 मशीन, n जॉब 3 मशीन, 2 जॉब्स m मशीन, n जॉब्स m मशीन। क्लियर ना? इस तरीके से इन सब कंडीशंस में हम क्या करते हैं, जॉनसन रूल अप्लाई कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसमें है जॉनसन एल्गोरिथम। जॉनसन एल्गोरिथम, Johnson's rule in sequencing problem is as follows. Find the smallest processing time on machine 1 and machine 2. मशीन 1 मशीन 2 पे क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट प्रोसेसिंग टाइम क्या करेंगे, फाइंड करना है। क्लियर ना? स्मॉलेस्ट प्रोसेसिंग टाइम ऑन मशीन 1 एंड मशीन 2 पे क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। If the smallest value is in machine 1, process that job first. मशीन M1 मशीन M2 में अगर मशीन M1 का टाइम क्या स्मॉलेस्ट है तो मशीन M1 को हम क्या करेंगे, पहले जॉब असाइन करेंगे। ठीक है, जॉब असाइन करेंगे। क्लियर ना? If the smallest value in the machine 2, process that job last. मशीन M1 मशीन M2 में मशीन 1 का टाइम अगर स्मॉलेस्ट है तो मशीन 1 को क्या करेंगे, जॉब असाइन करेंगे, मशीन 2 को बाद में जॉब असाइन करेंगे। क्लियर ना? इफ़ द मिनिमम टाइम फॉर बोथ मशीन 1 एंड 2 इज इक्वल। अब क्या है यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन क्या, अगर मशीन M1 मशीन M2 का टाइम सेम है, इक्वल है, देन परफॉर्मिंग द जॉब मशीन 1 फर्स्ट एंड देन जॉब मशीन 2। तो वैसे केस में क्या करेंगे, मशीन 1 को पहले जॉब असाइन करेंगे, मशीन 2 को बाद में जॉब असाइन करेंगे। क्लियर ना? इफ़ देर इज़ अ टाइप फॉर अ मिनिमम टाइम among jobs in machine 1, select the job corresponding to minimum machine 2 and processing it. इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि मशीन 1 पे क्या होता है, टाई हो रहा है। टाई का मतलब क्या, एक वैल्यू टाइम 2 बार लिखा रहा है, टाई मतलब ये हुआ। ठीक है ना? तो मशीन 2 में देखेंगे कि मशीन 2 में जो टाइम स्मॉलेस्ट होगा उसको हम क्या करेंगे, उसे सेलेक्ट करेंगे। क्लियर ना? नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ देर इज अ टाइप फॉर ए मिनिमम टाइम अमंग मशीन M2, देन सेलेक्ट जॉब क्वेश्चन मशीन M1 एंड प्रोसेसिंग। मतलब क्या हुआ, अब मशीन 2 पे अगर 2 टाइम सेम है ना, मशीन 2 पे अगर 2 टाइम सेम है तो मशीन 1 पे देखेंगे कि मिनिमम टाइम कौन सा है, तो उससे हम क्या करेंगे, मशीन 2 पे क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, मशीन 2 के लिए सेलेक्ट करेंगे। ठीक है ना? क्या बोला था मैंने, मशीन 2 पे अगर टाइम में टाइप है तो मशीन 2 के टाइप टाइम को मशीन 1 से कंपेयर करेंगे। मशीन 1 में जो स्मॉलेस्ट टाइम होगा उस स्मॉलेस्ट टाइम को मशीन 2 के लिए सेलेक्ट कर लेंगे। क्लियर ना? नेक्स्ट पॉइंट, एंड देन कैलकुलेट द टोटल एल्स टाइम एंड आइडियल टाइम। ठीक है ना? फिर क्या, इस तरह से प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। इस प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद हमारे पास एक ऑप्टिमल सीक्वेंस आएगा। क्या आएगा, इस तरह से जब पूरे मशीन को हम जब असाइन कर देंगे तो हमारे पास उसके बाद ऑप्टिमल सीक्वेंस आएगा। क्या आएगा, ऑप्टिमल सीक्वेंस। तो वो ऑप्टिमल सीक्वेंस हमें जॉनसन ने एक रूल, एक मेथड दिया है, उस मेथड को अप्लाई करके हम क्या करेंगे, जॉनसन ऑप्टिमल सीक्वेंस निकालेंगे। अब उसी ऑप्टिमल सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, मशीन्स को जॉब क्या करें, असाइन करेंगे, मशीन को क्या करेंगे, जॉब असाइन करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? जब मैं इसका क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्लियर ना? एजम्पशन देख लीजिए इसका। जनरल एजम्पशंस फॉर सीक्वेंस प्रॉब्लम एज फॉलोज। द प्रोसेसिंग टाइम ऑन ईच मशीन इज नोन। हर मशीन का प्रोसेसिंग टाइम का तो पहले से प्री डिफाइन होता है, तो हमें पहले से पता होता है किस जॉब को किस मशीन पे कितना टाइम असाइन है, तो हमें टाइम क्या होता है पहले से पता होता है मशीन का। क्लियर ना? तो प्रोसेसिंग टाइम ऑन ईच मशीन इज नोन एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द जॉब्स इन विच दे आर टू प्रोसेस। क्या होता है वो, हर जॉब ऑर्डर जो हमने ऑप्टिमल सीक्वेंस ऑर्डर बनाया है उसमें जॉब्स को हम असाइन करते हैं, तो हर जॉब क्या होता है अपनी जगह के इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ऑर्डर में हर एक जॉब इंडिपेंडेंट होता है
और इंडिपेंडेंटली क्या होता है, मशीन पे वो प्रोसेसिंग के लिए जाता है। ठीक है ना, कोई जॉब किसी दूसरे जॉब पे डिपेंडेंट नहीं होता है। द टाइम टेकन बाय द जॉब इन मूविंग फ्रॉम वन मशीन टू अदर इज नेग्लिजिबल। ठीक है ना, मशीन 1 से मशीन 2 पे जो जॉब मूव होती है तो इन बिटवीन जो टाइम होता है वो क्या होता है, वो नेग्लिजिबल होता है, उसको हम काउंट नहीं करते हैं। वंस द जॉब हैज स्टार्टेड ऑन मशीन इज टू बी परफॉर्म अप टू कॉम्प्लीशन ऑन डेट मशीन। जब कोई जॉब किसी मशीन पे स्टार्ट हो गया है तो उस मशीन के लिए कंपल्सरी है कि वो मशीन उस जॉब को कंप्लीट करे। ये नहीं कि कंप्लीट नहीं किया उसे छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। एक बार जब जॉब किसी मशीन को असाइन हो जाता है तो उस मशीन को उस जॉब को क्या करना है, कंप्लीट करना है। द ऑर्डर ऑफ कंप्लीशन ऑफ जॉब ऑल्सो नो सीक्वेंस, नो जॉब इज़ टू बी प्रायोरिटी। ऑर्डर में जॉब्स को जब असाइन हो जाता है तो उस पर कोई प्रायोरिटी नहीं चलता है कि नहीं भाई फर्स्ट, अब क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर है, अगर ये नहीं फर्स्ट के बाद थर्ड को भेज दिया, थर्ड के बाद सेकंड भेज दिया, कोई प्रायोरिटी क्या होता है यहाँ पे एंटरटेन नहीं होता है। जो ऑर्डर असाइन हो गया उसी ऑर्डर में जॉब्स मशीन को जाएगा। ठीक है ना, जॉब स्टार्ट द मशीन एज सून एज द जॉब एंड मशीन बोथ आर आइडियल। जब स्टार्ट हो जाता है मशीन पे, जो मशीन काम कर रहा होता है, जो मशीन जॉब पे प्रोसेसिंग कर रहा होता है, तो वो क्या होता है, वो तो जॉब कर रहा होता है। जो मशीन जिस मशीन पे जॉब नहीं है प्रोसेसिंग के लिए, वो मशीन क्या होता है, वो आइडियल होता है। ठीक है, तो सारे मशीन चल रहे होते हैं, जिस पे जॉब असाइन है वो काम कर रहा होता है, जिसको काम नहीं मिला होता है, जॉब नहीं मिला होता है, वो आइडियल होता है। क्लियर। मशीन्स आर टू बी यूज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। मशीन्स क्या होता है, किसी डिफरेंट एंड जॉब्स को परफॉर्म करने के लिए हम एंड टाइप का क्या करते हैं, मशीन्स यूज़ कर सकते हैं। क्लियर ना। ओके स्टूडेंट्स, तो एक ये जो आज का जो वीडियो था हमारा, ये क्या था, कॉन्सेप्ट्स ऑफ सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम, या फिर इसमें जो टर्म्स यूज़ होते हैं वो हमने सारे टर्म्स इसमें हमने डिस्कस कर लिए। क्लियर ना। इसमें जितने टर्म्स या जो कॉन्सेप्ट होता है उस पर मैंने ये वीडियो बना दिया आपको। इसके अलावा कोई और इसमें कॉन्सेप्ट या कोई थ्योरी इसमें नहीं। क्लियर ना। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं जॉनसन रूल को यूज़ करके मैं इस पर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि किस तरह से किसी सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम का ऑर्डर बनाते हैं, फिर ऑर्डर के हिसाब से क्या करते हैं, टेबल बनाएंगे। टेबल में हम देखेंगे कि इलेप्स टाइम क्या निकलता है, आइडियल टाइम और इस मशीन क्या निकलता है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट या कोई क्वेरीज़ है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना क्वेरीज़ ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपसे रिक्वेस्ट है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं नेक्स्ट वीडियो में सीक्वेंस प्रॉब्लम पे क्या है न्यूमेरिकल डिस्कस करूँगा। टेक केयर।